हेलो एवरीवन, वेलकम टू म्यूजिक थ्योरी क्लासेस बाय राहुल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे हमें एच टेट के लिए कि एच टेट के ऊपर आप सर मैराथन लेके आइए। मैंने आपका एच टेट का सिलेबस देखा था और देखो मैराथन वही है। हमारे हमने जो मैराथन डाली हुई है उसमें लगभग आपके टॉपिक्स जो है कवर किए हुए हैं। ठीक है, मोस्टली सिलेबस उसमें आपका डाला हुआ है। तो मैराथन तो वही होगी क्योंकि टॉपिक्स वही हैं, तो मैराथन तो उसी से ही आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है आपके पीवाईक्यू। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है हमारे पीवाईक्यू करवाने का तरीका क्या है। एक ही, अब मान लो आपके एक पेपर में 60 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस 60 क्वेश्चन में से भी हम आपको 200-250 क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, हर ऑप्शन की डिटेल में बताते हैं, हर एक ऑप्शन को आपको। क्लियर? तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एच टेट के लेवल 3 और लेवल 2 दोनों के जो लेवल है उसके पीवाई की। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से आपका रिवीजन होगा, अच्छे से आप पेपर को सोल्व कर पाओगे और नई नई चीज़ें ज़रूर सीखोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, अब तक जैसे थ्योरी को पढ़ते आ रहे थे उससे अलग तरीके से और ऐसे तरीके से पढ़ाएंगे कि आप याद भी रखोगे, उसको कभी नहीं भूलोगे। एक बार आप जो चीज़ पढ़ लोगे वो नहीं भूलोगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं, हमारा नया बैच जुलाई में स्टार्ट होने वाला है। जुलाई में हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, स्पेशल बैच है। और आप कंप्लीट जो है म्यूजिक की थ्योरी जो है इसमें आप पढ़ेंगे। और उसके बाद आप आपको मतलब अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, एक ही स्पेशल बैच से आपको कंप्लीट म्यूजिक थ्योरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चा अब एडमिशन लेना चाहता है तो जुलाई में हमारा स्टार्ट है, ये दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करना, कॉल कई बार जो है रिसीव नहीं भी कर पाते हैं हम क्योंकि होता है, तो व्हाट्सएप आप कर दीजिए अगर आपकी कोई भी क्वारी है तो। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो पेपर है 2024 का लेवल 3 का पेपर है, एच टेट का लेवल 3 2024 का। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। सितार पर झाला वादन में रा 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 बोल किस तार पर बजाए जाते हैं? देखिए जिन्होंने भी सितार को बजाया है, सितार में दो बोल होते हैं, एक दा का, एक रा का, दो मुख्य बोल होते हैं। जब हम मिजराब से अंदर की तरफ प्रहार करते हैं, अंदर की तरफ प्रहार करते हैं तो उसको दा बोलते हैं, बाहर की तरफ करते हैं तो रा बोलते हैं। क्लियर? दा, रा। ठीक है, और जब दोनों को एक साथ करते हैं तो दिर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली दो ही होते हैं, दा और रा। ठीक है, तो इनमें से रा 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 का पूछा गया कि केवल बाहर बाहर की तरफ प्रहार, रा रा रा, ये प्रहार कौन से? बाज के तार पर, चिकारी के तार पर, खरज के तार पर या जोड़ी के तार पर। तो जिन्होंने भी सितार को बजाते देखा है या बजाया है उनको पता है, लास्ट में एक तार होती है चिकारी की तार, जिसको क्या होते हैं, जिस पर ओनली रा का बोल ही प्रयोग होता है। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका राइट आंसर। 92 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मतलब इनमें से एक विकल्प जो है, एक वो गलत है, हमें उस गलत को चुनना है। अब इसमें आपको ताल दी गई है दक्षिणी संगीत की, चिन्ह दिए गए हैं, मात्रा दिए गए हैं, आपको जाति भी बताई गई है, त्रिश जाति, चतुर्थ जाति, खंड जाति, मिश्र जाति। ठीक है, अब आपको केवल लघु की मात्रा, उस जाति चिन्ह दे दिए, कितना आसान काम कर दिया। ठीक है, तो आपको केवल इन चिन्ह में लघु की मात्रा और द्रुत की मात्रा लगा के करनी है। अब जो है काउंटिंग कर लो, सीधी सीधी बात है। अब अंग की बात करें, 6 प्रकार के आपके अंग होते हैं, अगर आपको नहीं पता। अणुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, फलुत और आपका काकपद। काकपद, ये आपके 6 प्रकार के अंग होते हैं। इनके साइन क्या होते हैं? अणुद्रुत का साइन है ये, द्रुत का साइन है 0, लघु का साइन है 1, गुरु का साइन है S, प्लुत का साइन है आपका 3, जैसे नीचे थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और काकपद का साइन है आपका प्लस का साइन। ये आपके इसके साइन होते हैं। क्लियर? इनकी मात्राएं कितनी होती हैं? अणुद्रुत की मात्रा हमेशा 1 रहेगी, द्रुत की मात्रा हमेशा 2 रहेगी, और गुरु की मात्रा हमेशा 8 रहेगी, प्लुत की मात्रा हमेशा 12 रहेगी और कागपत की मात्रा हमेशा 16 रहेगी। जो एकमात्र मात्रा चेंज होती है जाति के हिसाब से, ठीक है, जाति के हिसाब से, वो लघु की मात्रा होती है। ठीक है,
केवल लघु की मात्रा ही जातियों के हिसाब से चेंज होती है, बाकी के जो 5 अंग हैं उनकी मात्राएं सेम रहती है। क्लियर। तो लघु की मात्रा अगर त्रिश जाती है तो 3 हो जाएगी, चतुर्थ है तो 4 हो जाएगी, खंड है तो 5 हो जाएगी, मिश्र है तो 7 हो जाएगी और संकीर्ण है तो 9 हो जाएगी। लघु की मात्रा जातियों के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, इसीलिए 35 तालें बनती हैं। 7 मुख्य ताल हैं, 5 जातियां होती हैं, पांचों जातियों में अलग अलग आपकी मात्राएं बनती है तो चेंज हो जाती है। क्लियर। चलिए अब इसमें देखते हैं। ध्रुव ताल का साइन है लघु, द्रुत, लघु, लघु त्रिश जाति में। त्रिश जाति में मतलब त्रिश जाति का मतलब है कि लघु की मात्रा 3, लघु की मात्रा 3, द्रुत का 2, फिर 3 और फिर 3, 3 3 6 9 और 2 11, 11 है, मतलब ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर। चतुर्थ जाति मठ ताल। चतुर्थ जाति है तो मतलब 4 लघु की मात्रा, 2 द्रुत की मात्रा, 4 मात्रा दोबारा लघु की, ये हो गए 10। तो इसका मतलब ये भी क्या है आपकी ठीक है। खंड जाति 8 ताल, 14 मात्रा दी गई है। खंड जाति में कितनी होती है? 5 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो 5 लघु की, 5 लघु की, 2 द्रुत की, 2 द्रुत की, ये भी आपकी 14 मात्राएं होगी, ये भी आपका ठीक है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है, अब एक ही बच गया तो यही मिलेगा, ठीक है। मिश्र जाति झप ताल। मिश्र जाति में झप ताल का साइन है गुरु, द्रुत, द्रुत। मिश्र ताल है तो आप मिश्र जाति है तो लघु की मात्रा 7, द्रुत की 2 और द्रुत की 2, ये होगी आपकी टोटल 11 मात्रा बनती है, लेकिन यहाँ पे मात्रा कितनी है? 13 है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? समझ में आ गया? द्रुत का, लघु का, ठीक है, अंगों का और जातियों का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राचीन त्रिपुष्कर के आलिंग्य की आकृति किसके समान थी? देखिए सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि पुष्कर जो है आपका प्राचीन वाद्य है। पुष्कर आपका प्राचीन वाद्य है, ठीक है। भरत ने इसके बारे में बताया था नाट्य शास्त्र में, अवनत जाति का ये वाद्य है, अवनत जाति का ये वाद्य है। क्लियर। अवनत की श्रेणी में आता है। त्रिपुष्कर, जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, त्रि तो इसके 3 अंग होते हैं, 3 अंग या 3 इसके मुख कह सकते हैं आप, 3 अंग या 3 मुख। कौन कौन से हैं? एक तो जैसे दिया गया है आलिंग्य, दूसरा होता है वामक और तीसरा होता है उद्वर्क। ये 3 इसके मुख लगा लो या अंग लगा लो, ठीक है, इसलिए इसका नाम त्रिपुष्कर है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसका जो एक अंग या मुख है आलिंग्य, इसकी आकृति, इसका साइज इनमें से किसके समान है? किसके समान होता है? गोपुच्छ, हारीतकी, यवाकृति, पिपीलिका। अगर आपने ताल के 10 प्राण पढ़े हैं तो उसमें भी इनमें से नाम है, गोपुच्छ और पिपीलिका का वहां पे नाम है, ठीक है। गोपुच्छ का मतलब है, गोपुच्छ का मतलब है कि गाय की पूंछ की तरह। गाय की पूंछ मतलब ऊपर से आपकी चौड़ी होती है और नीचे आती आती वो आपकी क्या होती है? भीड़ी हो जाती है। ये आपकी गाय की पूंछ होती है ऐसी, ठीक है। गोपूछ का मतलब है गाय की पूंछ की तरह, ठीक है, ऊपर से चौड़ी नीचे से भीड़ी, ठीक है। तो इसी प्रकार ये जो अंग है इसका भी जो आकार है ये गाय की पूंछ की तरह ही होता है। ये ऊपर से इसका मुंह जो है चौड़ा होता है और नीचे आता आता ये बिल्कुल यहाँ पे पतला हो जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? गोपूछ होगा। और इसका आलिंग्य नाम क्यों है? क्योंकि इसको बजाते समय छाती से लगाकर इसको रखना पड़ता था और फिर इसको बजाया जाता, ठीक है, इसलिए इसका नाम आलिंग्य। क्लियर है? दूसरा है हरितकी। हरितकी का जो साइज है ये आपका हरड़ के समान होता है, हरड़ के फल के समान होता है, खड़ा करके बजाया जाता है, ठीक है, खड़ा करके आपका बजाया जाता है, इस प्रकार का होता है। क्लियर। दूसरा यवाकृति। यवाकृति का जो साइज है ये आपका मृदंग की तरह होता है। मृदंग मतलब, मृदंग का मैं केवल जो है आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मृदंग की तरह कैसे? वैसे अगर यवाकृति का है तो मृदंग नहीं मिलेगा, उसका मतलब मिलेगा कि बीच से चौड़ा और साइडों से भीड़ा, बीच से चौड़ा और साइड, दोनों साइड से पतला, ठीक है, ऐसा ही मृदंग होता है, मृदंग की तरह होता है, बीच से आपका चौड़ा होता है, दोनों तरफ जो है आपका भीड़ा होता है। क्लियर। लास्ट में जो पिपीलिका है, पिपीलिका का जो आपको साइज मिलेगा वो मिलेगा डमरू की तरह, डमरू की तरह। अब डमरू कैसा होता है? डमरू इसका बिल्कुल विपरीत होता है, वो दोनों साइड से क्या होता है? चौड़ा होता है और बीच में क्या है आपका? भीड़ा हो जाता है, ऐसा ही होता है डमरू आपका, ठीक है। तो मतलब बीच से पतला और दोनों तरफ से चौड़ा है, ये आपका पिपीलिका का साइज है। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली बाज की विशेषताओं का चयन कीजिए। दिल्ली बाज में क्या क्या विशेषताएं हैं उसका हमने चयन किया। किनार का बाज, बिल्कुल सही बात है, दिल्ली के बाज को किनार का बाज कहा जाता है। दाती दागे नादा धिम बोल का प्रयोग बिल्कुल उसमें किया जाता है। पेशकार का वादन किया जाता है। पेशकार का लेकर एक एक दो और पॉइंट है, बताएंगे इस क्वेश्चन के बाद। पेशकार का वादन भी किया जाता है। आड़ तिगुन लय प्रधान नहीं, आड़ या बिहाड़ तिगुन का जो या लयकारी में जो आपका प्रधान है वे जो आपके बनारस और लखनऊ तबले के घराने हैं उनमें है। तो ये चौथा पॉइंट आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या है आपका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। क्लियर। अब पेशकार को लेकर क्या है, पेशकार को लेकर एक दो चीजें हैं। जब सोलो तबला बजाते हैं, सोलो तबला जब बजाते हैं तो सबसे पहले पेशकार का वादन किया जाता है, पहले पेशकार का वादन किया जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसा घराना है, एकमात्र एक ऐसा घराना है जहां पर पेशकार की जगह पे क्या बजाया जाता है, उठान बजाया जाता है, उठान। ठीक है। सोलो तबला में तबला की शुरुआत किससे की जाती है, उठान से की जाती है। और वो घराना कौन सा है, वो घराना है आपका बनारस घराना, बनारस घराना। ठीक है। और इसकी एक और विशेषता है, ये एकमात्र हिंदू घराना है, एकमात्र हिंदू घराना है, हिंदू घराना है। क्लियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है। वैसे नॉर्मली बाकी जो टोटल आपके तबले के कितने घराने हैं, 6 घराने हैं। तो बाकी जो 5 घराने हैं उनमें तबले का वादन पेशकार से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन अकेला बनारस ऐसा घराना है जहां सोलो तबले का वादन जो है उठान से शुरू किया जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आदि विलंबित, बीच में मध्य, अंत में द्रुत किस यति को दर्शाता है। यति क्या होता है, देखो इसमें आ गया गोपुच्छा का नाम, मैंने पूछा था सेकंड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में 93 में क्या था, गोपुच्छा था, पिपीलिका था। ताल के 10 प्राण होते हैं, 10 प्राण होते हैं, उसमें से एक आपका होता है यति, यति। ठीक है। तो ये चारों यति में से शुरू में विलंबित, बीच में मध्य और लास्ट में अंत, इनमें से किस यति को जो है दर्शाएगा। क्लियर। चलिए समा मृदंगा गोपुच्छा स्त्रोतगता, इसमें आपको प्रॉब्लम आती ही होगी। ठीक है। क्योंकि ये 30 से क्वेश्चन बहुत आते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं याद करने। आज आपको ऐसे तरीके से याद करवाएंगे, उसके बाद आप इनमें से किसी को भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है। चलिए सबसे पहली है, सबसे पहला ऑप्शन आपका है समा। समा का मतलब होता है समान, समा का मतलब होता है समान, मतलब शुरू से लेकर एंड तक, शुरुआत में भी, मध्य में भी और अंत में भी क्या है, एक समान आपका जो लय होगी उसको क्या बोलेंगे, समा बोलेंगे। क्लियर। दूसरा है आपका मृदंगा। मृदंगा, मृदंगा में आप नाम से याद कर सकते हो, आगे मैं है उसके बाद दह है, मैं है दह है, मतलब शुरू में होगा मध्य, लास्ट में होगा द्रुत, बीच में आ जाएगा विलंबित, विलंबित। क्लियर। नाम से याद हो जाएगा मृदंगा, म और द है, शुरुआत में मध्य, बीच में विलंबित, लास्ट में द्रुत। क्लियर। दूसरा है आपका गोपुच्छा। गोपुच्छा, गोपुच्छा मैंने बताई थी, गोपुच्छा गो की पूछ, गाय की पूछ। गाय की पूछ कैसी होती है आपकी, बताया, गाय की पूछ ऊपर से चौड़ी, नीचे आते आती पतली हो जाती है, ऐसी होती है गाय की पूछ। ऊपर से चौड़ी होती है, मतलब शुरू में आएगा द्रुत, चौड़ी। अब द्रुत का क्या होता है, ऊपर से चौड़ी, बीच में मध्य और लास्ट में भीड़ी है, तो लास्ट में आएगा आपका विलंबित, विलंबित। ठीक है। गाय की पूछ से याद रख सकते हो, गो पूछ नाम में ही है, पूछ ऊपर से चौड़ी होती है मतलब द्रुत, बीच में मध्य, मध्य लास्ट में जाती जाती छोटी हो जाती है, तो मतलब आपकी विलंबित। ठीक है। चौड़ी है, द्रुत है, स्पीड में, स्पीड लयकारी से आप याद रख सकते हो, ऊपर चौड़ा है मतलब द्रुत में जाएगा, स्पीड है, बीच में मध्य है, नीचे छोटी है, छोटी है मतलब आराम आराम से विलंबित लयकारी होगी। क्लियर। गोपुछ का याद रह जाएगा। लास्ट है आपका स्त्रोतगता। स्त्रोतगता का मतलब होता है स्त्रोत की गति। स्त्रोत किसको बोलते थे,
नदी की गति के समान, नदी भी उल्टा लिख दिया लो, नदी की गति के समान। अब नदी जब चलती है, नदी मान लो यहाँ से पहाड़ों से चलती है, ठीक है, फिर वो पहाड़ी बर्फ बन के पहले पिघलती है, फिर पहाड़ों से आती है और नीचे आपका मैदानी एरिया में आती है। तो जब पहाड़ों से चलती है तो उसकी गति क्या होती है, विलंबित होती है, बर्फ आराम आराम से बन के पिघलेगी। उतरती उतरती क्या होती है, मध्य होती है, और लास्ट में नीचे आकर क्या हो जाती है, द्रुत हो जाती है, मैदानी एरिया पे आकर द्रुत हो जाती है, भाव पूरा बढ़ जाता है, विशाल रूप ले लेती है, चलती है वहां से आराम आराम से चलती है, बर्फ पिघल कर चलती है, ठीक है, उतरते टाइम बीच में मध्य होती है, लास्ट में जमीनी एरिया पे आके क्या हो जाती है, द्रुत हो जाती है। चलिए, स्रोतगता नहीं भूलोगे, ठीक है, स्रोतगता मतलब नदी, नदी की गति, नदी की गति पहले विलंबित होती है, बीच में मध्य होती है, और लास्ट में जाती जाती क्या हो जाती है, द्रुत हो जाती है। यही आपसे पूछा गया था, आदि में विलंबित, बीच में मध्य, अंत में द्रुत। तो आपका कौन सा है, वो कुछ चौथा नंबर जो है ऑप्शन, सॉरी स्रोतगता, चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो है आपका राइट आंसर। क्लियर है, यति याद होगी, इसके बाद तो यति को नहीं भूलोगे मेरे ख्याल में, ठीक है, अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना भाई, क्योंकि जितनी भी वीडियो है हमने यूट्यूब पे डाली हुई है, व्यूज बढ़ रहे हैं, आपके वॉच आवर बढ़ रहे हैं, लेकिन लाइक और कमेंट नहीं आ रहे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर किया करो। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या है, संगीत रत्नाकर में वादक के गुण दोष का उल्लेख किस अध्याय में किया जाता है। अब सबसे पहले है संगीत रत्नाकर, लिखा किसने था, सारंगदेव ने। कितने अध्याय थे, 7 अध्याय थे, इसलिए इसको सप्त अध्याय भी बोला जाता है, सप्त अध्याय भी बोला जाता है, ठीक है, सप्त अध्याय के नाम से इसको जाना जाता है। पहला है स्वर अध्याय, दूसरा है राग अध्याय, तीसरा परिकरण, चौथा प्रबंध, फोर्थ नंबर पर क्या होता है, चलो सारे ही लिख लो, सारे लिख लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर भी पूछ लिए जाते हैं, और आसान आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान ही है। देखो सबसे पहले नंबर पर आता है स्वर अध्याय, स्वर से स्टार्ट किया, दूसरे नंबर पर आता है राग अध्याय, तीसरे नंबर पर आता है प्रकीर्ण अध्याय, चौथे नंबर पर आता है प्रबंध अध्याय, पांचवें नंबर पर आता है ताल अध्याय, छठे नंबर पर आता है वाद्य अध्याय, और सातवें नंबर पर आता है नृत्य अध्याय, नृत्य, नृत्य का। स्वर से स्टार्ट किया, राग पे गए, परिकरण, प्रबंध, फिर ताल पे गए, ताल जिससे बजाती है वाद्य पे गए, और लास्ट में आपका नृत्य अध्याय। टोटल 7 अध्याय थे। प्रकीर्ण का नंबर होता है तीसरा और प्रबंध का होता है चौथा, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इसमें स्वर के बारे में बात होगी, इसमें राग के बारे में, इसमें वादकों गायकों के बारे में, इसमें टोटली प्रबंध के बारे में, इसमें ताल के बारे में, इसमें वाद्य के बारे में, इसमें नृत्य के बारे में। तो गायकों वादकों के गुण दोष वगैरह किसमें आपके बताए गए हैं, प्रकीर्ण में बताए हैं। प्रकीर्ण अध्याय क्या है आपका, चौथा नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलिए, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंडित किशन महाराज को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था। किशन महाराज इंपॉर्टेंट नाम है, किशन महाराज, क्यों, पद्म विभूषण, ये प्रथम तबला वादक थे, प्रथम तबला वादक थे जिनको पद्म विभूषण मिला था। मिला कब था, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इनको पद्म श्री मिला था, पद्म श्री भी मिला था, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। पद्म श्री इनको मिला था 1973 में, पद्म भूषण विभूषण इनको मिला था 2002 में, राइट आंसर। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि पहले तबला वादक जिनको पद्म विभूषण मिला था, तो उनका नाम है पंडित किशन महाराज। सेकंड हाईएस्ट रैंक है ये हमारे देश में पद्म विभूषण, ठीक है, जो दी जाती है नागरिकों को सम्मान के तौर। क्लियर। अब अगर बात आई, ये तो था प्रथम तबला वादक पद्म विभूषण, प्रथम पद्म भूषण वाला कौन है, भूषण किसको मिला था, वो मिला था अहमद जान थिरकवा को, अहमद जान थिरकवा, थिरकवा, ये आप लिखते रहना साथ साथ, क्लियर है। किशन महाराज के गुरु भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। किशन महाराज के गुरु हैं कंठे महाराज, कंठे महाराज के गुरु हैं दिलीप मिश्र, दिलीप मिश्र, ठीक है। आपको वही चीज बता रहा हूँ जो चीज इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना, लिख लेना इनको बिल्कुल कॉपी में साथ साथ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। अन्नपूर्णा देवी शिष्य थी। अन्नपूर्णा कौन थी? अन्नपूर्णा मेहर घराने से थी, रविशंकर की पत्नी थी, रविशंकर जी की पत्नी थी, अली अकबर खां की बहन थी, अली अकबर खां, ठीक है, अली अकबर खां की क्या थी? बहन थी अन्नपूर्णा जी। अली अकबर खां क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। रविशंकर का तो आपको पता ही होगा, सितार बजाते थे। अन्नपूर्णा खुद क्या बजाती थी? खुद ये सुरबहार बजाती थी, सुरबहार बजाती थी। अब सुरबहार का नाम आया तो सुरबहार का आविष्कार किसने किया था? सुरबहार का आविष्कार किया था गुलाम मोहम्मद ने, मोहम्मद ने। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकलते हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो रिपीटेड होते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, अन्नपूर्णा के पिता का नाम था अलाउद्दीन खां, अलाउद्दीन खां, और ये इनके गुरु थे। इन्होंने मेहर घराने की स्थापना की थी। क्लियर है? तो अलाउद्दीन खां, अल्लादिया खां जयपुर घराने के संस्थापक है। कंफ्यूज मत हो जाना अल्लादिया में और अलाउद्दीन खां में। ठीक है, अल्लादिया जयपुर घराने के संस्थापक थे, अलाउद्दीन खां मेहर घराने के संस्थापक थे। मुख्य इनके रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी और निखिल बनर्जी, ये इनके शिष्य रहे। ठीक है, सितार के। और अलाउद्दीन खां भी क्या बजाते थे? ये भी सरोद वादक, सरोद वादक। क्लियर? इनके बेटे अली अकबर खां थे, वो भी आपके सरोद ही बजाते थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभागों और चिन्हों के आधार पर सूल ताल का चयन कीजिए। सूल ताल सबको पता है, सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है? सूल ताल में 10 मात्राएं होती है। ठीक है, तो 5-5 विभाग है, 5-5-5, सब में 5 विभाग है। पहले नंबर पर सम है, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही ठीक है आपकी। चलिए बताइए। पहले नंबर पे सम है, मतलब चारों, मतलब कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते। सूल ताल इंपॉर्टेंट ताल है, और भी ताले हैं जैसे धमार ताल है, दीपचंदी ताल है, सूल ताल है, और आड़ा चार ताल है, चौ ताल है। ये वो ताले हैं जो मोस्टली आपसे पूछी जाती है। नॉर्मल आपकी ताल जो आप प्रैक्टिकल में यूज करते हो, तीन ताल, कहरवा, दादरा, ये तो आपको पता ही होंगी। उनसे अलग जो ताले हैं जो बहुत कम यूज में आते हैं, ये आपको याद करनी है जैसे। ठीक है, सुलताल उनमें से एक है। सुलताल के बोल क्या होते हैं? सुलताल के बोल पता ही है, दा दा दिन ता किट दा टिट कत गदिगन। ठीक है, गदिगन पे स्टार्ट होता है, तो उसमें क्या होता है? धा धा दिन ता टिट कत, धा धा दिन ता चिट धा टिट कत गदिगन। तो काटा 0 2 3 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, ये आपको बोल पता होंगे तभी आप जो है इसमें से आप विभाग और ये ताली खाली निकाल पाओगे। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ताल के एक आवर्तन की त्रिगुण तथा आड़ को किस ताल में पूर्ण रूप से पूर्ण आवर्तन में फिट किया जा सकता है? मतलब एक ताल की त्रिगुण, त्रिगुण और एक ताल की आड़, आड़ में जितनी भी मात्राएं आएंगी वो इनमें से किस मात्रा में फिट हो जाएंगी? ऑप्शन में है तिलवाड़ा, रूपक, चौताल और जपताल। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक ताल की त्रिगुण में जितनी मात्रा लगेंगी और आड़ में जितनी मात्रा लगेंगी, दोनों को जोड़कर किस मात्रा में फिट हो जाएंगी पूरा प्रॉपर। उसका मतलब इन दोनों का जोड़ जितनी मात्रा आएंगी उतनी ही मात्रा वाली उसमें हो जाएंगी। ठीक है, आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला अगर नहीं पता है, आपने वीडियो नहीं देखी है, यूट्यूब पर जाकर आप वीडियो देख लीजिए। चैनल पर वीडियो है आपकी, आवर्तन और लहकारी से रिलेटेड जो है वीडियो आपकी चैनल पे है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? लहकारी निकालने का, ऊपर ताल की मात्रा, नीचे आपकी लहकारी, बटे लहकारी, आपकी मात्राएं निकल आएंगी। ऊपर आपकी ताल की टोटल जितनी मात्राएं। अब एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, त्रिगुण निकालनी है, 3/4 करेंगे तो तिहाई में तो आ गई आपकी 4 मात्रा, 4 मात्रा लगेंगी तिहाई में। आड़ मतलब, आड़ मतलब होता है 1.5 गुण, 1.5 मतलब एक पूरी मात्रा, एक हाफ मात्रा। तोड़ते हैं इनको, सॉरी, 2 एकम 2 और 3, 3/2 फ्रैक्शन हो गया 3/2। अब इसको 12/3/2 करेंगे, ये ऊपर चले जाएंगे तो 12 गुणा में 2/3 ये आ जाएंगे, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 8 मात्रा लगेंगी आपकी आड़ में। 8 + 4
टोटल है आपकी 12 मात्रा। तो 12 मात्रा इनमें से देख लो किसमें, तिलवाड़ा में नहीं, 16 मात्रा है, रूपक में नहीं, जपताल में नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आपका चौताल। चौताल 12 मात्राओं की ताल है और चौताल में ही आपका फिट हो जाएगा। क्लियर है? आ गया समझ? मैथ के हिसाब से भी पूरा फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर ताल की टोटल मात्रा लिखो, नीचे लहकारी लिखो, आपका सोल्व, बस मैथ से सोल्व कर लो, सारा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जानना है। यूट्यूब पे पूरा डिटेल वीडियो डाला हुआ है, उसमें जाकर आप देख लीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। मार्ग दिए हुए हैं, काल की मात्रा दी गई है। ठीक है, देखिए 4 मार्ग हैं, दक्षिण, चित्र, ध्रुव, वर्तिक। भरत ने आपके 3 मार्ग दिए थे। पहला ये इंपॉर्टेंट है, भरत ने 3 मार्ग दिए थे आपके, थे चित्र और ध्रुव, चित्र और दक्षिण। ध्रुव, चित्र और दक्षिण। शारंग देव ने आपके 4 मार्ग दिए थे। शारंग देव ने दिए थे 4 मार्ग। ठीक है, ये चारों मार्ग एक दूसरे से 2 गुना ऊंचे होते हैं। ठीक है, ध्रुव से स्टार्टिंग होती है, ध्रुव में 1 मात्रा होती है, ध्रुव के बाद होता है आपका चित्र, चित्र में 2 मात्राएं होती हैं, उसके बाद होता है आपका वार्तिक, वार्तिक में आपकी 4 मात्राएं होती हैं और दक्षिण में आपकी कितनी होती है, 8 मात्राएं होती है। बस सिंपल चीज है। मैच द फॉलोइंग कर लो, दक्षिण में जाएंगी 8 मात्रा। अच्छा, मैच द फॉलोइंग नहीं है, पूछा गया है युग्म सही है, इनमें से एक सही है। देखो दक्षिण में 8 है, मतलब ये गलत है। चित्र में 3 3 होती नहीं है, ध्रुव में 1 मात्रा, ध्रुव में 1 मात्रा, ठीक है, ध्रुव में 1 ही मात्रा होती है। वार्तिक में 4 मात्रा, वार्तिक में भी ठीक है, वार्तिक में भी 4 मात्राएं होती है, वार्तिक में भी 4 मात्राएं होती हैं। ध्रुव में 1 मात्रा होती है, वार्तिक में 4 मात्राएं होती हैं। दोनों ही ठीक है, 2 ऑप्शन ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही आपके ठीक होंगे। क्लियर? क्लियर है? मार्ग, 3 मार्ग। मार्ग होता क्या है? मार्ग ताल का जो रास्ता होता है उसमें कितना काल लगता है, उसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है, उसमें बोलते हैं। 4 मार्ग बताए, 4 रास्ते बताए हैं, ध्रुव, चित्र, वार्तिक और दक्षिण। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनको चलिए 2 ऑप्शन ठीक है, इसमें 2 दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी ठीक, ऑप्शन नंबर 4 भी ठीक। चलिए, भिन्न को चुनना है निम्नलिखित में से। अचरक, सपाट, क्रूला, सरोग। अचरक क्या होती है? तान का प्रकार है। अचरक मतलब आश्चर्यजनक, जब अनएक्सपेक्टेड तान जब होती है। ठीक है, गायक गा रहा है, वहां पर तान की जगह नहीं है, लेकिन बीच में फिर भी उसने तान गा दी। ठीक है, तो उसको कहते हैं अचरक तान, अनएक्सपेक्टेड तान। ठीक है, सपाट तान आपकी सीधी सीधी होती है, सारे गामा पादा नहीं से सानी दपी मागा रेसा। ठीक है, सपाट तान आपकी वो तान होती है। उसके बाद है आपकी सरोक। सरोक आपकी तान का प्रकार है, सरोक। और सरोक होते हैं जब 2 या 3 स्वरों को एक साथ गाया बजाया जाता है, उसको सरोक तान बोलते हैं। जैसे आजकल फेमस है ना वो सरेगा रेगमा गमा पा मपधा। ठीक है, इसलिए 3 3 का पेयर बनाया, सरेगा रेगमा गमा पा मपधा। तो वो आपकी तान कौन सी होगी? सरोक तान। ठीक है, करूला क्या है? करूला आपका गमक का प्रकार है, करूला आपका गमक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर है? 103 क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना किस वर्ष की गई थी? ये तो बहुत ही जनरल नॉलेज का, बहुत इजी सवाल है जनरल नॉलेज का। 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन लिखा किसने था, गाया किसने था? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। और किसकी बड़ाई में गाया था? अंग्रेजी शासक थे एक, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम, उसकी बड़ाई में गाया गया था। और इसका इंग्लिश में जो नाम है, द मॉर्निंग सॉन्ग नाम है इसका, इंग्लिश अनुवाद जब इस गाने के किया गया तो उसका नाम है द मॉर्निंग सॉन्ग। ठीक है, और क्या बात हो सकती है जनगण के मन के बारे में? इसमें बहुत सारे अंतर थे। अभी हम जो गाते हैं वो केवल एक ही अंतरा उसका गाते, केवल एक अंतरा हम गाते। अभी जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसमें हम एक ही अंतरा यूज करते हैं, स्थाई और अंतरा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका 1911।
क्लियर है? चलिए, ये राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन, राष्ट्रीय नहीं, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन। क्लियर? चलिए 104 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक पेयर है, सुमेलित नहीं है। खंडहार, नौहार, ध्रुपद की वाणियां है, बिल्कुल ठीक है। किनारा, आगरा, किराना, किनारा नहीं, किराना, आगरा, ख्याल के घराने, बिल्कुल सही है। किराना के है करीम खां प्रवर्तक, आगरा का गागरा, आगरा के है गद्दर खुदा बख्श। ठीक है। ठुमरी 3 अंक की होती है, पूर्व पंजाब, ये ठुमरी के ही अंग है, बिल्कुल सही है। और कासगंज, भिंडी बाजार, टप्पा नहीं, ये गलत है। कासगंज और भिंडी बाजार भी आपके क्या है? ख्याल के घराने। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका राइट आंसर? ये जोड़ी जो है सही नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षणों द्वारा ताल को पहचानिए। संपदी ताल है, मतलब हर एक विभाग में सेम मात्राएं हैं। 4 ताली 2 खाली, 4 ताली 2 खाली का मतलब है कि 6 विभाग है, 6 विभाग है और संपदी है, संपदी। ठीक है। अब देखो तिलवाड़ा, त्रिताल, तिलवाड़ा ताल एक जैसी है, एक जैसे विभाग है, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इनमें विभाग ही 4-4 है। ठीक है। झुमरा और चौताल, झुमरा 10 मात्राओं, झुमरा 14 मात्राओं की ताल है, लेकिन इसमें विभाग कितने हैं? 3, 4, 3 और 4, इसमें केवल 4 ही विभाग है। अकेला एक ऑप्शन बच गया 6 विभाग वाला चौताल। क्लियर? तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर आप निकाल सकते हो अगर आपको टोटली नहीं पता है। सही है। अब आपको बेशक 4 ताल के बोल नहीं पता हो, फिर भी आप निकाल लोगे। ठीक है। क्योंकि सीधी सीधी सी बात है भाई, 14 मात्रा है। चलो झुमरा के भी आपको विभाग नहीं पता, झुमरा को आपका मैंने याद करवाया, ट्रिक बताई थी ताल को याद करवाने की। झुमरा में 14 मात्राएं हैं, अगर संपदी ताल होगी तो मिनिमम एक में 2 तो आएंगे ही, एक विभाग में 2 आएंगे, अगर 2 भी आएंगे तो भी कितनी 7 विभाग बन जाएंगे फिर भी, तो झुमरा इसलिए भी नहीं हो सकती। ठीक है। तो एक ही बिल्कुल सिंपल सा सवाल था ये, अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ तो। ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए भाई साथ साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक ताल को पहचानिए। कर्नाटक ताल पहचानी है आपका है 7 प्लस 2 प्लस 2, मतलब आपका लघु, द्रुत और द्रुत। ठीक है। लघु, द्रुत, द्रुत। और लघु में अगर 7 मात्रा है तो जाति कौन सी होगी? मिश्र जाति होगी, मिश्र। ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में होगा उसमें मिश्र जाति तो मिलेगी, मिश्र जाति, मिश्र जाति, खंड जाति को हटा दो, 2 ऑप्शन चले गए। अब है आपका मिश्र जाति त्रिपुट या मिश्र जाति मठताल। ठीक है। क्लियर? अब मैंने एक चीज आपको बताई थी, 7 मुख्य ताल होती हैं, याद करने का तरीका नहीं पता है तो अभी सीख लो। ठीक है। ऐसा बिल्कुल आसान तरीका है, यहीं की यहीं सीख लोगे और कभी भूलोगे नहीं, इतने आसान तरीके से। एक सिंपल सी ट्रिक थी, ध्रुव, मठ, रूपक, जप, 4 याद करनी है। ध्रुव, मठ, रूपक, जप। या तो आप राइमिंग से याद कर लो, राइमिंग से याद नहीं होती है तो दूसरा क्या है, ध्रुव पुरानी फिल्मों का गुंडा है भाई, आतंकवादी है, उसके पीछे पुलिस लगी है, वो एक मठ में गया और वहां पे जाके उसने रूप बदल लिया झप से, रूप बदल लिया झप से। जैसे पुरानी फिल्मों में होते हैं ना, गुंडे भागते भागते कहीं किसी मंदिर में, मस्जिद में जाके बाबा के कपड़े पहने, रूप बदला और झप से रूप बदल लिया। ठीक है। ध्रुव ने मठ में जाके रूप बदल लिया झप से, ध्रुव, मठ, रूपक, झप, टाइमिंग से भी याद रख सकते हो। उसके बाद 3, 8, 1, त्रिताल, 8 ताल, त्रिपुट ताल, 8 ताल और 1 ताल। ठीक है। सिंपल है। अगर इनके चिन्ह याद करने हो तो भी आसान है। सबसे पहले क्या था, 10, 11, ये है। उसके बाद लास्ट वाले डिजिट हटाते जाओ, लास्ट की डिजिट हटा दी, लास्ट की डिजिट हटा दी, जब 2 बच गए तो बीच में आपके अणुद्रुत ले आओ, अणुद्रुत ले आए। ठीक है। उसके बाद अणुद्रुत को पूरा कर दो, द्रुत बना दो, ये द्रुत बना दिया। ठीक है। अब जो पीछे 1 हटाया था वो आगे 1 लगा दो, और 1 का तो 1 होता ही है, एक ताल में तो 1 ही होता है। चिन्ह भी याद हो गए। 10, 11 एक अंक है, नीचे चलते जाओ, एक एक, पहले लास्ट से डिजिट हटाया, 1 हटा दिया, 101 बन गया, फिर लास्ट का डिजिट हटाया, 1 हटाया, 10 बन गया, फिर 10 में आपने बीच में अणुद्रुत लगा दिया, 2 डिजिट है, बीच में अणुद्रुत आ गया, झप बन गया, फिर अणुद्रुत को पूरा बना दिया, द्रुत बना दिया, 100 बन गया। आगे चले, अब 100 में, सॉरी ये 1100,
ठीक है, एक जीरो लगाना, एक द्रुत लगाना भूल गए थे। अब 100 में आगे एक जोड़ दिया, पहले पीछे से एक हटाया था, आगे एक जोड़ दिया, 1100। एक का तो एक होता ही, ठीक है। तो देख लो साइन कौन सा है, साइन आ गया आपका क्या है, 722। 7 2 मतलब एक लघु, एक द्रुत, एक द्रुत, तो ये त्रिताल का ये आपका है। और यहाँ पे 7 है तो मतलब मिश्र जाति और त्रिपुट ताल। मिश्र जाति त्रिपुट ताल कहाँ पे है, मिश्र जाति त्रिपुट ताल आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर, क्लियर, याद हो गई कर्नाटक संगीत की सारी तालें, अब तो नहीं भूलोगे। क्लियर है, चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर याद हो गई है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायलिन के तारों को मिलाने की प्रचलित विधियों को चयन कीजिए। वायलिन की तार कैसे कैसे मिलाई जा सकती हैं, ठीक है। मासा पासा बिल्कुल ठीक है, मिलाई जा सकती है। मासा पारे बिल्कुल ठीक है, ये भी मिलाई जा सकती है। पासा पासा भी मिलाई जाती है और सापा सापा भी मिलाई जाती है। सारे संवादी हैं, सारे मिलाए जा सकते हैं, ठीक है। सारे ही संवादी हैं, आपको बस ये देखना है तार मिलाई जाती है संवाद से, सारे संवादी हैं, सब में मिलाया जाता है। 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि तार हमेशा संवाद के साथ ही मिलाई जा सकती है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झपताल के एक आवर्तन की 2.25 गुण लयकारी कितनी मात्रा के बाद प्रारंभ होगी। झपताल में कितनी मात्राएं होती है भाई, झपताल में 10 मात्राएं, 10 मात्राएं। 2.25 गुण का मतलब एक पूरी मात्रा और एक पौना मात्रा, यही होता है। एक पूरी मात्रा, एक पौने मात्रा, ये होते हैं। इसका सोल्व कर लो, 4 एकम 4 और 3 7, तो 2.25 गुण का हो गया 7/4, ठीक है। तरीका बताया था लहकारी निकालने का, ऊपर टोटल मात्रा, नीचे आपकी लहकारी, 7/4। इसको सोल्व करेंगे, पलट जाएगी ऊपर जाकर 40/7, 40/7। यहाँ पे 40/7 दिया नहीं है तो इसको भी तोड़ लो, 40/7 आएगा। 7 5 35, शेष बचे 5 और नीचे है 7, तो 7 5 35 और 5 40/7, 5 सही 5/7, 5 सही 5/7 है, 2 नंबर ऑप्शन पर है। लेकिन 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 क्वेश्चन अब इसमें केवल ये आपका निकल आया, ये यहाँ पे दिया गया है, तो जल्दी जल्दी में टिक मत कर देना। पूछा क्या गया, ये देखो, झपताल के एक आवर्तन की 2.25 गुण लहकारी कितनी मात्रा के बाद प्रारंभ होगी। मात्रा निकाल ली, कितनी मात्रा के बाद, मतलब ये अगर किसी को नहीं समझ आता है, ये एक टोटल 10 मात्रा की झपताल है, 5 सही 5/7 मात्राएं लगती हैं। आपको पता है लहकारी पीछे से स्टार्ट करती है, तो कितनी मात्रा के बाद स्टार्ट होगी ये पूछा है। ये मात्राएं पूछी, ये नहीं पूछी, ये मात्राएं पूछी है। ये मात्राएं निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अगर हमें ये पता है, टोटल पता है, तो टोटल में से ये माइनस कर दो, आगे वाले निकल आएंगे। क्लियर है, ये मात्राएं हैं, टोटल में से माइनस कर दो। यहाँ करते हैं 10 माइनस 40/7, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 7 और 7 दाई 70 और 40 का 40, आपका आ गया 30/7। 30/7 को जब तोड़ेंगे, 30/7 को तोड़ेंगे तो 7 चौक 28, ऊपर बच गया 2, नीचे 7, 4 सही 2/7 आपका राइट आंसर है। ये जो वैल्यू है आपकी 4 सही 2/7 मात्रा के बाद आप 2.25 गुण की लहकारी वो स्टार्ट हो जाएगी। ये है ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, कितनी मात्रा के बाद पूछा गया है, उसका मतलब है कि टोटल में से माइनस कर दो आप, ठीक है। शुरू की मात्राएं आपने निकालनी है, लहकारी आपका पता चल गई, टोटल में से माइनस कर दो, मतलब उतनी मात्राओं के बाद आपकी लहकारी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तबले वादक को पहचानिए। 1970 में पद्म भूषण मिला था, पद्म भूषण बताया था, अभी बताया था मैंने, अहमद जान थिरकवा को। मुनीर खां के शिष्य भी कौन है, अहमद जान थिरकवा ही है, अहमद जान थिरकवा ही। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, अहमद जान थिरकवा के गुरु का नाम मुनीर खां। पद्म भूषण मिला कब था, 1970 में, ये भी याद रख लो। उन्हें पद्म भूषण कब मिला था, 2000, विभूषण मिला था उनको 2002 में। क्लियर है, चलिए राम साईं कौन है,
बनारस घराने का प्रवर्तक है। अल्लाह रखा जाकिर हुसैन के पापा हैं, जाकिर हुसैन के पिता हैं और पंजाब घराने से हैं। हबीबुद्दीन खां अजराड़ा घराने से हैं और हबीबुद्दीन खां को बोला जाता है संगत सम्राट। संगत सम्राट की उपाधि हबीबुद्दीन खां को दी गई है। अहमद जान तिरकुआ को भी एक उपाधि दी गई है, चारों थापों का बाज इनको बोला गया है, चारों थापों का बाज अहमद जान तिरकुआ को बोला गया है। क्लियर है? ये सारे पॉइंट आप लिख लेना। चलिए नेक्स्ट, आफ्ताब ए सितार की उपाधि। आफ्ताब ए सितार का मतलब है कि सितार के सूरज, सितार का सूरज, ठीक है। तो ये दिया गया था आपको विलायत खां को, विलायत खां साहब को दिया गया था। दिया किसने था? हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन खां, फखरुद्दीन खान साहब ने, फखरुद्दीन खां हमारे राष्ट्रपति होते थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। विलायत खां थे, ये आपके इटावा घराने से थे, इटावा घराने से। क्लियर है? चलिए बाकी रविशंकर अन्नपूर्णा साहित्य परवेज का तो आपको पता ही, ठीक है। बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मध्यकालीन भारतीय संगीत के प्रसिद्ध संगीतकारों का चयन कीजिए। मध्यकालीन, तो सबसे पहले आपको काल पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से काल कब कब थे, ठीक है। तो प्राचीन काल किसको बोला जाता है भाई? प्राचीन काल बोला जाता है वैदिक काल से लेकर और 13वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी तक वैदिक है। मध्यकाल किसको बोलते हैं? 13वीं शताब्दी से लेकर 18th तक। और आधुनिक काल, आधुनिक काल है आपका 18वीं से लेकर आज तक, प्रेजेंट, प्रेजेंट। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब आपको पता है रामामात्य मतंग स्वामी हरिदास आचार्य बृहस्पति, आचार्य बृहस्पति जिन्होंने श्रुति दर्पण नामक इंस्ट्रूमेंट बनाए थे जिसमें 5 तारे थी, प्रदेश पाठ थे, ठीक है। और इन्होंने श्रुतियों की जो श्रुति अंतर रखा था वो कैक है गैर रखा था। इसके बारे में तो इतना पढ़ा चुका हूँ लास्ट के उसमें पेपरों में, ये तो आपको पता है कि 20वीं शताब्दी के हैं, ये तो आएंगे नहीं, ठीक है। मतंग का आपको पता है, मतंग प्राचीन काल के हैं। भरत के बाद दतिल थे, दतिल के बाद मतंग का ही नाम आता है। भरत 4वीं शताब्दी में थे, उनके पुत्र दतिल 5वीं शताब्दी में थे और 5वीं से 7वीं शताब्दी का काल इनका माना जाता है। एग्जैक्ट नहीं है, अनुमान लगाया जाता है कि फिर 5वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच में इनका काल रहा होगा एक काल, ठीक है। ऊपर है आपके रामामात्य, रामामात्य आपके ऊपर है। रामामात्य जी ने एक बुक लिखी थी, सवर मेल कलानिधि, सवर मेल कलानिधि, कलानिधि बुक लिखी थी रामामात्य जी ने, ठीक है। अब वो बुक कब आई थी? पढ़ाया था, तो वो बुक आई थी 1550 में, 1550 में वो बुक आई। 1550 मतलब 13वीं शताब्दी के बीच में, 13 और 18 के बीच में। तो ये हो गए आपके मध्यकालीन। दूसरे हैं, एक आपके बच गए स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास किसके गुरु थे? तानसेन के गुरु थे। तानसेन किसके टाइम पे था? अकबर के टाइम पे था। अकबर का टाइम कौन सा था? 16वीं शताब्दी। क्लियर है? तो ये भी आपके मध्यकालीन के हैं, ठीक है। चीजों को खोल के रख दो, बिल्कुल बिल्कुल खोल के रख दो, ठीक है। एक एक ऑप्शन को खोल के रखो, दिमाग की नसें खोलो, ठीक है। एक एक ऑप्शन को खोल के रखो, पता चल गया अब कौन 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 होंगे। एक रामामात्य होगा, एक हमारे स्वामी हरिदास होंगे, 1 और 3 कौन से ऑप्शन में है देख लो, 1 और 3 पहले ही ऑप्शन में है, समझे? समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये त्रिपुष्कर फिर आ गया है भाई। त्रिपुष्कर वाद्य को स्वर में मिलाने की विधि, टोन करने की विधि को क्या बोलते थे? पहला ऑप्शन है मार्जना, मार्जना सॉरी पहले ऑप्शन है सारना, नहीं सारना भरत ने और शारंगदेव आदि ने की थी। सारना श्रुति और सारना का जो सारना किस लिए की जाती थी कि भाई एक सप्तक में मैक्सिमम कितनी श्रुतियां रख सकते हैं, इसलिए सारना की जाती थी। तो सारना नहीं आएगी,
ठीक है। पंचपाणी, ऑप्शन नंबर 3, पंचपाणी आपके मार्ग तालों के अंतर्गत एक शब्द है जिसका मतलब है होता है, ठीक है, वो बाद में बताएंगे, लंबा है। तो पंच पाणी का मतलब है मार्ग तालों से, वो नहीं है होगा। अलाप्ति का मतलब आपके अलाप से है, अनिबंध गायन से है, तो ये भी नहीं होगा। आपको एक दिल्ली बच गई, मार्जना, मार्जना इज द राइट आंसर। त्रिपुष्कर को टोन करने की विधि को क्या बोलते हैं, मार्जना बोलते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। 113 क्वेश्चन नंबर, ताल तार को कंपित करने के तरीके से स्वर का गुण बदल जाता है। देखिए, मान लो सितार बजा रहे हैं, कंपित करने के अलग अलग तरीके क्या हो सकते हैं, आप नाखून से बजा सकते हैं, मिजराब से बजा सकते हैं, गज से बजा सकते हैं, दूसरा और लकड़ी से बजा सकते हैं, जैसे आपका वो बजता है संतूर, संतूर की तरह आप तार को बजा सकते हैं, ठीक है, किसी भी तार को। तीन चार तरीके से बजा, कोण से बजा सकते हैं, कोण या जवा जिसको बोलते हैं, नारियल के लकड़ी से, जैसे आपके गिटार में पिक होती है उस प्रकार का होता है, ठीक है। तो हर एक तरीके से बजाने से होता क्या है, जब आप मिजराब से बजाते हो, डंडी से बजाते हो, बो से बजाते हो, या कोण से बजाते हो, इंग्लिश पिक पिक से बजाते हो, ठीक है, होता क्या है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से आपके ओवरटोन अलग होते हैं, ओवरटोन बदल जाते हैं। ओवरटोन मतलब आपके सहायक नाद, सहायक नाद जो उत्पन्न होते हैं वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट उत्पन्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। मिजराब से बजाओगे अलग सहायक नाद निकलेंगे, डंडी से बजाओगे अलग निकलेंगे। जैसे जैसे यही एक ऑप्शन देते हैं हम आपको, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं इस डंडी से कर रहा हूँ, अलग आवाज आ रही है, ढक्कन से करूंगा अलग आवाज आएगी, इससे करूंगा अलग आवाज आएगी, देखो अलग अलग आवाज आ रही है, बोतल से करूंगा अलग आवाज आएगी, ठीक है। तो चीज एक ही है, वही टेबल है, इसको जब इस पर बजाते हैं, प्रहार करते हैं, अलग अलग आवाज क्यों आती है, क्योंकि हर एक चीज बजाने से सहायक नाद अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, तार को कंपित करने के तरीके को अगर बदल दिया जाए तो हम अलग अलग स्वर का गुण बदल जाएगा, अलग आपकी आवाज आएगी, क्यों, क्योंकि अलग अलग सहायक नाद उत्पन्न होगी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। दूसरे पर चलते, कथन पर चलते हैं, बी पर। तार को छेड़ने के स्थान को बदलने से स्वर का गुण गुण भी बदल जाता है, बिल्कुल। एक तो मान लो सितार का, सितार है, एक तो आप गुल्लू के पास से बजाओ, गुल्लू जहां से आपका मिजराब से प्रहार किया जाता है। दूसरा आप तार को बजाओ, मान लो ये सितार है, दूसरा आप तार को बजाओ ब्रिज के पास से, तो ब्रिज के पास से जो आवाज आएगी, गुल्लू के पास से आवाज आएगी, और ऊपर डांड के पास से आवाज आएगी। तो स्थान जब बदल दोगे तो भी उसमें सहायक नाद अलग अलग उत्पन्न होंगे, और तो भी क्या है, आपका गुण बदल जाएगा। तो ये भी जो कथन है, ये भी आपका कथन सही है। समझ में आ गया, सिर्फ सही या गलत बताने हमारा उद्देश्य नहीं, समझाना भी, ठीक है, कि कैसे होगा, रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या होता है, ठीक है, दोनों ही सत्य है। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्लियर है, समझ आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही नहीं है, कौन सा एक पेयर आपका सही नहीं है। तो लखनऊ, फरुखाबाद, दिल्ली, अजराड़ा, सारे के सारे आपके तबले के घराने हैं। तबले में मुख्य कितने घराने थे, तबले में मुख्य 6 घराने थे। सबसे पुराना घराना था दिल्ली, सबसे पुराना घराना था दिल्ली। दिल्ली से दिल्ली से आपके 2 घराने निकले थे, दिल्ली घराने से 2 घराने निकले, एक तो लखनऊ घराना, दूसरा अजराड़ा घराना। पहला निकला अजराड़ा, अजराड़ा को इस साइड रख लेते हैं, अजराड़ा घराना। दूसरा निकला लखनऊ घराना, लखनऊ घराना, ठीक है। अब लखनऊ से भी आगे जाके 2 घराने निकले, लखनऊ से भी कौन कौन से, लखनऊ से निकला बनारस और फरुखाबाद, फरुखाबाद, फरुखाबाद हो गए। सबसे पुराना दिल्ली है, ये मैप ऐसे ही बना लेना, इससे बेटर नहीं मिलेगा। सबसे पुराना दिल्ली है, दिल्ली से 2 घराने निकले, लखनऊ, अजराड़ा। लखनऊ से आगे जाके 2 घराने निकले, बनारस और फरुखाबाद, ठीक है। एक घराना आपका बच गया, छठा नंबर, पंजाब घराना। पंजाब घराने का जो विकास हुआ है वो स्वतंत्र रूप से हुआ, वो किसी से भी नहीं निकला है, स्वतंत्र रूप से इसका विकास हुआ पंजाब घराने का। क्लियर, 6 के 6 घराने कंप्लीट। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं।
यहीं से आपको ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। देखो कितने कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए। लखनऊ घराने के परवक्त मोदू खा बख्शू खा, बिल्कुल ठीक है, सही बात है, लिख लेना। फरुखाबाद के हाजी विलायत खा, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी लिख लेना। दिल्ली के सितार खा बिल्कुल ठीक है, ये भी आप लिख लेना। ठीक है, सितार खा के एक और इम्पोर्टेंट नाम है सितार खा को, इनको तबले का आदि पुरुष कहा जाता है। सितार खा आदि पुरुष लिख लेना ये। दिल्ली घराने के संस्थापक हैं तबला घराने के सिद्धार्थ खां, और इनको तबले का आदि पुरुष कहा जाता है। लास्ट है आपका अजराड़ा रामशाह, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि कहाँ लिखे ये रहे, अजराड़ा का होएगा, अजराड़ा का होएगा कल्लू और मीरू, कल्लू खां और मीरू खां, मीरू खां, ठीक है, मीरू खां, ये लिख लेना। और राम साहे हैं वो आपके बनारस घराने के, बनारस घराने के हैं राम साहे, राम साहे। क्लियर हो गए? 1 2 3 4 5 घराने हो गए। कौन सा बच गया? पंजाब बच गया। पंजाब के जो है वो है फकीर बख्श, फकीर बख्श पंजाब घराने के हैं फकीर बख्श। क्लियर भाई? क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पसंद आ रहा है? सारे मैंने बोला था ना, टोटल आपके 60 क्वेश्चन है, लेकिन इस वीडियो से कम 200 से 250 क्वेश्चन करके जाओगे। 200 से 250 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे आज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115। तंत्री वाद्यों में तार पर आघात हेतु प्रयुक्त सामग्री, आघात करने के लिए जो जो सामग्री आएगी। चलिए एक में है गट्टा, गट्टा पहले ही गट्टा आ गया। गट्टा होता है आपका मृदंग और तबले में साइड में लगते हैं गोल गोल लकड़ी के टुकड़े, गट्टा बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा। रंद बिरोजा, रंद भी किसमें, रंद खाती के पास देखा होगा ना, रंद वो इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, सॉरी बनाने के लिए, सॉरी प्रयोग किया जाता है, तो वो भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नखी कोण जवा गज मिजरा, बिल्कुल सही। तार वाद्यों को या तो नाखून से बजा सकते हैं, कोण जवा मैंने बोला था टिक की तरह होते हैं, एक टिक की तरह, ठीक है, नारियल के पेड़ से बनते, पेड़ नहीं नारियल के टुकड़े से बनते हैं। ठीक है, और गज वो होता है मिजराप आपकी जो होते हैं, तो ये ठीक है। अगले में चलते हैं गुड़च पुष्कर मार्जना, पुष्कर ये इंस्ट्रूमेंट है, मार्जना अभी पढ़ के आए हैं, उसको टोन करने की विधि होती है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है आपका राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प को चुनिए। अच्छा, आपके संगीतज्ञ दिए गए हैं और उनके राग दिए गए हैं जो उन्होंने राग बनाए थे। चलिए देखते हैं भाई। रविशंकर तिलक श्याम, ठीक है, रविशंकर ने तिलक कामोद और श्याम कल्याण को मिलाकर, श्याम कल्याण को मिलाकर ये राग बनाया था तिलक श्याम, तो ये ठीक है। अच्छा, मैच द फॉलोइंग है तो ये इसके साथ आएगा, ठीक है। देबू चौधरी ने अनुरंजनी, ये भी ठीक है, देबू चौधरी ने अनुरंजनी बनाया था। ओमकारनाथ ठाकुर, देखो ओमकारनाथ ठाकुर का उपनाम है प्रणव अंग, प्रणव रंग, प्रणव रंग ओमकारनाथ ठाकुर का। और ओमकारनाथ ठाकुर कौन है? जिन्होंने क ख ग श्रुति अंतर दिए थे, और ग जो है वो प्रमाण श्रुति के समान है, तो ये इनका ठीक है। और तानसेन का तो आपका पता ही है, दरबारी कांगड़ा किसने बनाया है? तानसेन ने बनाया। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। रेला, रेला में रेला के समानार्थी प्रचलित शब्द, रेले से रिलेटेड पहले ये याद रखो। रेला याद कैसे करवाया था? ट्रिक से। रेल में बैठ के किनके जाते हैं? नाना के। रेल में बैठ के नाना के जाते हैं, तो नाना साहेब पान से, जिन्होंने रेला या रेले को सबसे ज्यादा प्रचलित किया था। क्लियर? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखते हैं। तिहाई आपको पता है? नहीं, तिहाई नहीं होती। ठीक है, रेला क्या होता है? मतलब द्रुत गति में गाना बजाना, सॉरी। परण क्या होता है? परण पखावज पर जब उसको बजाते हैं द्रुत गति में, पखावज पर बजता है। ठीक है, खल और पडाल है आपका जो है समानार्थी शब्द है, खल और पडाल, ये आपके ठीक है। सेकंड और थर्ड है ऑप्शन नंबर 4 में, सेकंड और थर्ड है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर।
क्लियर है। 118 क्वेश्चन है। ए आर कुरैशी के नाम से फिल्मों में किसने संगीत दिया है? ए आर कुरैशी हलीम जफर का, ये जाफर खानीगत के हैं। जाफर खानीगत पढ़ी है? जाफर खानीगत इन्होंने बनाई थी, सितार वादक हैं ये। ठीक है, चलिए इंदौर घराने के हैं ये, हलीम जाफर का इंदौर घराने, इंदौर घराने से। अल्लाह रखा खां इसका राइट आंसर है। अल्लाह रखा खां ने ए आर क्रोस, अल्लाह रखा क्रोसी उनका सरनेम था। फजल क्रोसी इनके पुत्र हैं। इनके एक पुत्र है जाकिर हुसैन जो तबला वादक है, इनके दूसरे पुत्र है फजल क्रोशी, ये भी इनके तबला वादक है। नौशाद है, नौशाद भी एक म्यूजिक डायरेक्टर है। लेकिन ए आर कुरैशी के नाम से किसने गाया था? अल्लाह रखा खान साहब ने, पंजाब घराने से है, पंजाब घराने के तबला वादक है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 119, सारंगी का निचला हिस्सा जो खाल से मड़ा होता है कहलाता है। खाल किसकी होती है? बकरे की खाल होती है। बकरे की खाल पर जहाँ पर ब्रिज लगा होता है, ब्रिज लगा होता है, ठीक है, उस हिस्से को कहते हैं मगज। बकरे का खाल, बकरे की मगज होती है, इसलिए सारंगी के उस स्थान को मगज बोलते हैं। ठीक है। माध्यान्ह और मुकाम है, ये खुटियों के पास के स्थान होते हैं। ऊपर जो खुटियों के पास का एक स्थान विशेष है। कठ झील, कठ झील जो नीचे सारंगी की तारें नीचे जहाँ पे बांधी जाती है, जिस खुट्टी पे बांधी जाती है, उसको कठ झील बोलते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कदम सिंह को अयोध्या नरेश ने कौन सी उपाधि दी थी? आसान है, मृदंग राय। कई बार पढ़ा भी होगा, कई बार पढ़ भी चुके। मृदंग राय की उपाधि प्राप्त थी कदम सिंह को। ठीक है। सितार में 8 तार बंद जवारी का प्रयोग किस वादक की विशेषता है? देखो नॉर्मली सितार में 7 तारे होते हैं। ठीक है। एक के, ये आपके लिए कमेंट में क्वेश्चन है, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो। नॉर्मली सितार में 7 तारे होती हैं। एक था जिसमें सितार में 6 तारे थे, एक विद्वान थे, उसका नाम आपने कमेंट में करना है। ठीक है, कई बार करवा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करना। चलिए, सितार में 8 तार और बंद जावरी, नॉर्मल 7 होती है, 8 तार एक ही के थे। निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी। ठीक है, 8 तार थे और बंद जावरे जवारी थे। क्लियर। चलिए, ओ हो एक क्वेश्चन रह गया। 122 संगीतज्ञ दिए गए हैं, उनके उपनाम दिए गए हैं और पूछना है कि उनमें से ठीक है या नहीं। ओमकार नाथ ठाकुर का अनन्य रंग, नहीं, ओमकार नाथ ठाकुर का हम कर चुके हैं। ओमकार नाथ ठाकुर को क्या बोलते हैं? पर्णव अंग बोलते हैं। पर्णव अंग रंग, पर्णव रंग, पर्णव रंग। ठीक है। नयामत का सदाम, हाँ ये ठीक है। नया सदारंग अदारंग का नाम सुना होगा, तो उनका नाम था नयामत खां, दूसरे का था नौबत खां। नौबत खां जिनका नाम था अदारंग, सदारंग अदारंग के नाम से थे ये। ठीक है, सदारंग अदारंग। इन्होंने सदारंग अदारंग में ख्याल की सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार ख्याल गायकी का इन्होंने किया था। खुद ये ध्रुपद गाते थे। ठीक है। बड़े गुलाम अली खां का हर रंग नहीं है, बड़े गुलाम अली खां का नाम है सब रंग, सब रंग, सब रंग, सभी रंगों में गाने वाले। विष्णु नारायण भातखंडे का भी नाद रंग नहीं है, विष्णु नारायण भातखंडे को बोलते हैं चतुर पंडित, चतुर पंडित, चतुर पंडित। क्लियर। बाकी 3 के पता चल गए। चलिए, अनन रंग ना, नाद रंग किसको बोला जाता था? नाद रंग बोला जाता था महबूब खां, उस्ताद महबूब खां को नाद रंग बोला जाता था, महबूब खां। और अनंग रंग बोला गया था, अनंग रंग जो आपको बोला गया था, वो बोला गया था आचार्य सुखदेव, आचार्य सुखदेव मिश्र, मिश्र या मिश्रा प्रसाद, सॉरी, आचार्य सुखदेव प्रसाद को बोला गया। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 123 आसान सा है भाई। मध्याह्न 12 बजे से रात के 12 बजे तक, पता है आपको, पूर्वांग में होता, पूर्वांग है। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक उत्तरांग होता है। संधि प्रकाश 4 से 7 का समय होता है। और पर मेल प्रवेश कर, नाम से ही पर मेल प्रवेश कर, दूसरे मेल में प्रवेश करना या दूसरे थाट में प्रवेश करने
वाले राग होते हैं पर मेल प्रतिष्ठित। ठीक है, एक थाट से दूसरे थाट में नाम नाम का संधि विच्छेद कर लो, आधी चीजें तो वहीं पे है। थाट कोई मेल बोलते हैं दक्षिण में। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 नंबर 24, कई बार आ चुका है, कजरी का लोकप्रिय है। अब देखो ग्वालियर, किराना, जयपुर तीनों क्या है, ख्याल घराने हैं, ख्याल घराने हैं। अकेला मिर्जापुर, कजरी कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की लोक गायकी है कजरी। मिर्जापुर वहां का सबसे फेमस प्रमुख स्थान। क्लियर। ग्वालियर के प्रवर्तक कौन है, नथन पीर बख्श। किराना के कौन है, उस्ताद करीम खां। जयपुर के कौन है, अल्लाह मियां खां। चलिए क्वेश्चन नंबर 125 पर आते हैं। हिंदुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत की मेल व्यवस्था कौन सी विकल्प समान रूप से लागू होते हैं, मतलब दक्षिण के मेल और हिंदू हमारे थाट में क्या क्या चीज सेम है, ये बतानी है कौन कौन सी चीज सेम है। नहीं ऑप्शन नहीं है तो मतलब एक ही चीज सेम मिलेगी। मेल में प्रत्येक स्वर का संवादी स्वर है, नहीं भाई। देखो थाट और मेल का काम केवल राग को उत्पन्न करना है, थाट को गाया बजाया नहीं जाता, थाट रंजक नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए थाट में वादी संवादी नहीं होते। तो संवादी स्वर कहां से आ गया, थाट या मेल में, गलत है। अर्ध स्वर 16/15 से छोटा अंतराल प्रयुक्त नहीं होता, होता है भाई। अर्ध स्वर 16/15 मैंने बताया था, मेजर माइनर सेमी। अर्ध स्वर सेमी होता है, तो मेजर 4 श्रुति वाला, माइनर 3 श्रुति वाला, अर्ध स्वर आपका 2 श्रुति का है। ठीक है, तो हिंदुस्तानी संगीत में तो ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में 2 श्रुति है, लेकिन दक्षिणी संगीत में जब आपने पढ़ा होगा, दक्षिणी संगीत में शुद्ध गा होता है, उसके बाद साधारण गा होता है और उसके बाद अंतरगा होता है। शुद्ध नी होता है, उसके बाद कैशिक नी होता है और उसके बाद कोकिल, काकली, कोकिल नहीं काकली नी होता है। अब इनमें क्या है, इनमें एक एक श्रुति का अंतर है, एक एक श्रुति का। शुद्ध गंधार एक श्रुति ऊपर चढ़ेगा, साधारण गंधार एक श्रुति और ऊपर चढ़ेगा, अंतर गंधार। शुद्ध निषाद एक श्रुति ऊपर चढ़ेगा, कैशिक निषाद एक श्रुति और ऊपर चढ़ेगा, काकली निषाद। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो 2 श्रुति है, लेकिन वहां तो इससे भी छोटा प्रयुक्त होता है वहां पे, तो मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, सबसे छोटा ये नहीं है। 16/15 2 श्रुति सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा एक श्रुति का है। क्लियर। चलिए ये भी नहीं है। अगला, शुद्ध तथा विकृत वेदों में से किसी एक का प्रयोग किया गया है। हमारे थाट में ये चीज ठीक है कि या तो उसका शुद्ध रूप आएगा या उसका विकृत रूप आएगा, लेकिन दक्षिणी संगीत में ऐसा नहीं है, शुद्ध और विकृत एक मेल में दोनों। क्योंकि आपने देखा 36 मेल कैसे मनाए गए थे, 6 पेयर इधर रखे गए थे, 6 पेयर उधर रखे गए थे। ठीक है, अब इसमें शुद्ध बीरे था, कोमल बीरे था, कोमल गा था, शुद्ध गा था, ऐसे कर करके ही फिर उनको कोमल करके वो बनाया था ना। पहले माँ शुद्ध लिया था तो 36 पेयर बने थे, फिर माँ तिवर लिया तो 36 पेयर बने, ऐसे ही तो 72 मेल बने थे। ठीक है, तो हमारे यहाँ 10 थाट में तो एक ही रूप होता है, उनके वहां तो दोनों रूप होता है। तो लास्ट वाला बच गया, षडज पंचम शुद्ध या तीव्र मध्यम स्वर के अनिवार्य, ये दोनों ठीक है। क्योंकि 72 के 72 में या तो आपको शुद्ध माँ मिलेगा या आपको तीव्र माँ मिलेगा, अनिवार्य है। ऐसे ही हमारे 10 थाटों में सा और पा तो होते ही है, माँ का भी एक रूप आपको मिलेगा ही, माँ को वर्जित नहीं कर सकते। क्लियर। चलिए हो गया ऑप्शन नंबर 4, समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना भाई। ठीक है, लाइक और कमेंट जरूर करना। देखो आप व्यूज बढ़ेंगे, लाइक कमेंट नहीं करोगे तो हमें भी थोड़ा सा हौसला नहीं मिलेगा, वीडियो लेट लेट आती रहेंगी। आप लोगों के अच्छे कमेंट ही हमें प्रभावित करते हैं भाई, हौसला देते हैं नई नई वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, किसी भी कोचिंग क्लास में चले जाना, इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से आपको चीजें याद करवा रहे हैं आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चीजों को एक एक चीज को समझा के बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट में चलिए 126, विषमपदी ताल का चयन कीजिए। विषमपदी मतलब जिसके विभागों में समान मात्राएं नहीं है। ठीक है, दादरा, कहरवा दादरा और 3 ताल सिंपल है, आपको पता है जपताल अभी करके ही आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जपताल। 3 ताल में 16 मात्राएं हैं, 4 मात्रा के विभाग है। कहरवा में 8 मात्राएं हैं, 4 मात्राएं के हैं। दादरा में 6 मात्राएं हैं, 3 मात्राओं के विभाग होते हैं। क्लियर। चलिए जपताल में 10 मात्राएं होते हैं, लेकिन विभाग क्या होते हैं, 2-3 2-3 के होते हैं भाई। आवाज आपको साफ आ रही है, बारिश शुरू हो गई है भाई। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मध्यम ग्रामिक मूर्छना। मध्यम ग्रामिक मूर्छना का बताना है। अब मैंने ग्राम में बताया था, एक स्टोरी बताई थी, नहीं है मूर्छनाओं के नाम याद करने में दिक्कत होती है, यूट्यूब पर शॉर्ट ट्रिक बना रखी है कहानियों के साथ, ऐसी कहानियां आपको याद हो जाएंगी 21 मूर्छना याद। मेरी फेवरेट मध्यम ग्राम की है और मध्यम ग्राम ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कहानी क्या है, सोवी नाम की एक लड़की होती है, ये चलो लड़की बना दी, सोवी है भाई, सोवी लड़की है तो सुंदर से बना देते हैं इसको, ये लड़की होगी। ठीक है, अब पीछे शाम हो रखी है, पहाड़ है, शाम हो गई। ठीक है, सूरज डूब रहा है। ठीक है, ये रास्ता, और यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की, एक लड़की, ये भी लड़की है तो इसको भी थोड़ा सुंदर बना देते हैं, ये लड़का है, चलो ये तो कैसा भी चल जाएगा लड़का। ठीक है, रास्ते पर ये है, ये कहानी का, ये सोवी लड़की है, लड़की का नाम सोवी है, लड़के का नाम हरीश है, और लड़की का नाम पूर्वी है, दूसरी लड़की का नाम पूर्वी है। अब सोवी लड़की थोड़ी सी अपनी 20 का क्रश होगा, म्यूजिक की म्यूजिक की तो क्या, कोई भी लड़की का क्रश तो किसी का भी हो सकता है भाई, मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज की लड़की है तो क्रश हो सकता है। ठीक है, अब कहानी क्या है, ट्रिक ये है कि सोवी ने हरीश को कल शाम मार्ग में पूर्वी के साथ देखा तो दोनों हिसकियां ले रहे थे, हिसकियां, हिसकियां मतलब हंस रहे हैं दोनों, ही कर रहे हैं दोनों, ऐसी कुछ बातें कर रहे होंगे भाई अपनी ही वाले। ठीक है, तो ये ही कर रहे हैं। तो सोवी ने कल शाम, सोवी ने हरीश को कल शाम, ये शाम है, मार्ग में रास्ते में पूर्वी के साथ देखा तो दोनों इसके ले रहे थे। सोवी का मतलब सोवेरी, हरीश का हरीशनवा, कल से क्लोपनता, शाम से शुद्ध मध्यमा, मार्ग का मार्गी, पूर्वी से पूर्वी, और हिस्किया से बनेगा हशिया का। याद हो गया, सोवी ने हरीश को कल शाम मार्ग में पूर्वी के साथ देखा, दोनों इसके ले रहे थे मतलब हंस रहे थे। अब देख लो, ये सीधी सीधी है, सोवी हरीश ने शुद्ध चढ़ तो आया ही नहीं हमारी स्टोरी में, कलोपनता हसी क्या अभिरुद्ध गता भी नहीं आया हमारी स्टोरी में, शुद्ध शाम आई थी, मार्गी थी, पूर्वी थी, ये ठीक है। ठीक है, हसी क्या उत्तरायता और रजनी तो हमारी स्टोरी में है नहीं, स्टोरी में कोई मध्यम ग्राम की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 देबू चौधरी द्वारा स्थापित। ठीक है, देबू चौधरी द्वारा स्थापित, देबू चौधरी के गुरु थे मुश्ताक अली। ठीक है, तो मुश्ताक अली खां सेंटर फॉर कल्चर राइट आंसर आएगा। इन्होंने जिस संस्था का चयन किया था, जहान ए सितार आपका एक समारोह है, ये कोई संस्था नहीं है। किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक इंपॉर्टेंट है, रवि शंकर जी ने ये बनाई थी, ये बनाया था, और ये मुंबई में बनाया था और यूएस में कैलिफोर्निया में बनाया था, दो जगह इनके स्कूल है, किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक। फिर क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 129 भरत द्वारा, एक थोड़ा सा, नंबर 129 पे आते हैं, भरत द्वारा प्रयुक्त श्रुति तथा स्वर स्थापना की विधि। भरत ने श्रुति स्थापना के लिए, पहले मैंने बताया था सारणा प्रक्रिया आपका राइट आंसर है। श्रुति दर्पण किसने बनाया था, आचार्य बृहस्पति देव जी ने बनाया था, और इसमें 5 तारे थी, और इन्होंने क ख ग जो दिया था वो श्रुति अंतराल दिया था, और इसके पर्दे पाठ थे इस इंस्ट्रूमेंट के। सारिका पर्दे को बोलता है, ये ऐसी कोई विधि नहीं है। कर्षण तार को खींचने की या कसने की विधि को कर्षण बोलते हैं। क्लियर है, चलिए 130 पे आते हैं। सही रचना काल क्रम दर्शाना है। संगीत मकरंद, बृहदेशी, पारिजात, लक्षम संगीत। देखिए, संगीत मकरंद नारद ने लिखा था 11वीं शताब्दी में, बृहदेशी का काल है 5 से 7 मतंग का, फिक्स्ड नहीं है। संगीत पारिजात आपका लिखा गया था 1665 में, संगीत पारिजात 1665 में, और लक्षम संगीत आपका 20वीं शताब्दी का है, आपको पता है भातखंडे जी का है। कर लो, पहले बृहदेशी आएगा, फिर संगीत मकरंद 11वीं शताब्दी, और ये 1665 आई, 1665। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर, चलिए संगीत पारिजात लिखा था अहोबल ने, संगीत मकरंद लिखा था नारद ने। ठीक है,
चलिए, ध्वनि की तारता का संबंध किससे है? तारता का मतलब पिच। पिच का संबंध किससे है? पिच का डायरेक्ट संबंध फ्रीक्वेंसी से, बताया था, फ्रीक्वेंसी से। जितनी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, आवृत्ति जितनी बढ़ती जाएगी, पिच तारता आपकी उतनी बढ़ती जाएगी, और फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी, पिच आपकी कम होगी। ठीक है, तो आवृत्ति से इसका सीधा संबंध है। कंपन के विस्तार से, कंपन विस्तार का जो है वो एम्पलीट्यूड से होता है इसका रिलेशन। ये नाद का छोटा बड़ापन डिपेंड करता है, डिसाइड करता है कि नाद कितनी दूर में जाएगा। छोटा है तो कम एरिया में, बड़ा है तो ज्यादा एरिया। ठीक है, आवर्तकों की तीव्रता के अंतर में ये आपकी सहायक नाद, ये आपकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जाति गुण पर डिपेंड करता है, अलग अलग साउंड बनाने में, तबले की अलग, गिटार की अलग। बताया था ध्वनि की डोल, डोल मतलब बीट से रिलेटेड होता है, ये बीट से रिलेटेड, ताल से रिलेटेड। क्लियर? तो तारता पिच से रिलेटेड क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी है। चलिए, निम्नलिखित में से गंधारवादी रागों का चयन कीजिए। गंधारवादी, यमन, भूपाली, खमाज, बिहाग। यमन, भूपाली, खमाज और बिहाग। देखिए, यमन का फेमस राग है, वादी संवादी आपको पता है, नी और गा है। क्लियर? भोपाली का आपको पता है, गा और धा है, गा और धा है। खमाज का गा और नी है, और बिहाग का भी गा और नी। आपसे पूछा है गा वादी, गा वादी इन तीन में है, तो 2 3 4, 2 3 4 आपका है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत पारिजात में तालाश्रित अलंकार की संख्या 63 है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर, 63। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपक ताल के एक आवर्तन में धमार के एक आवर्तन को क्या क्या कहा जाता है? देखो, आवर्तन से कितने क्वेश्चन आए हैं आपके, लहकारी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। रूपक ताल के एक आवर्तन में धमार ताल के एक आवर्तन को रखा जाए। रूपक ताल है 7 मात्राओं की भाई, धमार ताल कितनी मात्राओं की? 14 मात्राओं की ताल है। तो रूपक ताल के एक में मतलब इसमें, रूपक ताल के इसमें 7 मात्रा में 14 मात्रा रख दी जाए। रूपक ताल के 7 मात्रा में 14 मात्रा रख दी जाए, ये रूपक ताल है, धमार ताल है, तो इसको क्या बोलेंगे? अब ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मूला क्या है कि जिस भी ताल में रखा जाए वो ताल नीचे आ जाएगी, जिस भी ताल में रखा जाए, और जिसको रखा जाए वो ऊपर आ जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी। तो 14/7 कर दो, आंसर आ जाएगा 2 गुण। रूपक ताल की 2 गुण, रूपक ताल की 2 गुण। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर? जिस भी ताल में बजाना है वो नीचे, जिस ताल को बजाना है वो ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 15 ही क्वेश्चन बच गए हैं। 10वीं राग वर्गीकरण में 96 भाषा राग होते हैं, बिल्कुल उल्लेख है। 10वीं राग वर्गीकरण पंडित सारंगदेव ने किया था, रागों को 10 भेदों में, भागों में बांटा था। ठीक है, उसके भी 2 थे, मार्ग राग और देशी राग। ठीक है, हाँ, तो ये बात ठीक है, भाषा राग 96 में रखे थे। अगला कथन क्या है, पूर्व प्रसिद्ध 11 और अधुना प्रसिद्ध कुल 20 भाषांग राग थे। देखो, देशी रागों के अंतर्गत आते थे भाषांग राग। भाषांग रागों के 2 पार्ट उन्होंने किए थे, पूर्व प्रसिद्ध और अधुना प्रसिद्ध। पूर्व प्रसिद्ध मतलब उनके पहले, उनके टाइम से पहले जो प्रचलित भाषांग राग थे वे थे 11। अधुना का मतलब है उस टाइम पे, प्रेजेंट में, उनके टाइम पे कितने प्रेजेंट थे, प्रसिद्ध थे, वो थे 9। टोटल हो गए 20, तो 20 ही थे। ए भी सत्य है, बी भी सत्य है, दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, अगला, सितार वादन में मींड, घसीट, तोड़ा, झाला का आरंभ किसने किया था? मैंने पीछे एक क्वेश्चन दिया था कमेंट करने के लिए वीडियो में ही, इसके ऑप्शंस में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखो, सितार में मींड घसीट का प्रयोग वो करेगा, वो वादक करेगा जिसके वादक में गायकी अंग, गायकी अंग, और गायकी अंग थी इमदाद खां के वादन में थी, तो इसका राइट आंसर है इमदाद, इमदाद। क्लियर? और इमदाद खां कहाँ से थे? इटावा घराने से थे भाई।
ई इटावा घराने से थे, तो पता नहीं आपका आंसर कहाँ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 137। देखो, प्रबंध चार प्रकार के थे। सूड प्रबंध, सालक, शुद्ध सूड, सालक सूड, अली, आलिक्रम। इसके दो हैं, अली भी बोलते हैं और आलिक्रम भी बोलते हैं, अली या आलिक्रम। और विपकिरण, ठीक है। तो शुद्ध 8 होता है, सालक 7 प्रकार के होते हैं, आली 24 के और विपकिरण 36 के। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है राइट आंसर। क्लियर। चलिए, यहाँ से प्रबंध से अब मुझे एक बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे याद आ गया वो ये है कि विद्वानों ने ख्याल की उत्पत्ति कौन से प्रबंध से मानी। दिमाग में आ गया मेरा ये क्वेश्चन। विद्वानों ने ख्याल की उत्पत्ति कौन से प्रबंध से मानी है भाई। एक मिनट बस, मौसम बिगड़ गया है आज। ख्याल की उत्पत्ति मानी है रूपक नामक प्रबंध से, रूपक नामक प्रबंध से। ठीक है, लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरु शिष्य की जोड़ी का चयन कीजिए। गुरु शिष्य की जोड़ी, चलिए देखिए, रविशंकर, अन्नपूर्णा, निखिल बनर्जी। बताया था मेहर घराने के हैं। तीनों के गुरु ही क्या है आपके, अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान। तो अकेला एक ही ऑप्शन ठीक है। विलायत खां के क्या है, अरविंद पारिक। विलायत खां को क्या बोला जाता है, आफ्ताब सितार की उपाधि इनको प्राप्त। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। और एक मिनट, एक मिनट यार, कर क्या हो कुछ आज आवाज दूसरी तरफ की चल गई है। भाई एक बात बताऊं, ये आपकी वीडियो ना थर्ड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, आपकी वीडियो तीसरे टाइम आज। पहली 2 बार रिकॉर्ड हुई, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई, वो अपलोड नहीं कर सके। ठीक है, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई अच्छी तरीके से। एक में साउंड चली गई, एक में आधी साउंड चली गई, एक में पूरी साउंड चली गई। सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत आ गई। आज तीसरी बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मौसम नहीं करने दे रहा है। ठीक है, बाहर से पूरा बिगड़ चुका है और बार बार ये आ रही। चलिए भाई, हवा हवा बहुत तेज चली हुई है। इतनी तेज चली हुई है कि रसोई का सामान गिर रहा है, हमारे फ्लैट का सामान गिर रहा है हवा से। ठीक है, लेकिन अब पहुंच चुके हैं भाई, 138 पे पहुंच चुके हैं, तो आपका पूरा करवाते हैं। अब नहीं रुकने वाले हम। 11-12 क्वेश्चन से तीसरी बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी नहीं रुकेंगे। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। 129 क्वेश्चन है। संगीत रत्नाकर के त्रिकरण अध्याय के विषय वस्तु। देखिए मैंने बताया था, साथ के साथ बताए थे, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। त्रिकरण अध्याय में क्या है, गायक के, वाद्य के बारे में बताया गया था, गमक के बारे में बताया गया था, नाद के बारे में नहीं बताया गया था। नाद के बारे में पहले ही अध्याय में, स्वर अध्याय में बताया गया था, स्वर अध्याय में। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 आपके राइट है। 1, 2 दिन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए 104। जिन वाद्यों में पर्दे खिसकाए नहीं जा सकते। देखिए, दो प्रकार के आपके सितार से आप इसका रिलेट कर सकते हो। दो प्रकार के सितार होते हैं, एक चल थाट के सितार, एक अचल थाट के सितार। चल थाट के सितार वे होते हैं जिसमें सितार का फाट बदल सकते हो, मतलब पर्दों को खिसका सकते हो। रे अगर शुद्ध है कोमल कर सकते हो, धा शुद्ध है कोमल कर सकते हो। ठीक है, तो थाट चेंज कर दिया। अचल थाट वो होता है जिसके पर्दे फिक्स होते हैं, आप खसका नहीं सकते, तो वो आएगा आपका, जिसके नहीं खिसकाए जाते वो है अचल थाट। वैसे ऑप्शन से भी पता लगा सकते थे, एक्सप्लेन ही कर दिया वैसे तो मैंने। अचल स्वर होता है सापा। अचल राग नाम की कोई चीज ही नहीं होती। और अच्युत स्वर, स्वर षडज। देखिए, सारंग देव ने टोटल 19 स्वर माने थे, जिसमें से 7 शुद्ध थे, 12 विकृत थे। उन 12 विकृतों में से एक आपका था अच्युत षडज, अच्युत षडज। ठीक है, तो इसका भी सितार से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं।
चलिए 10 क्वेश्चन रह गए। लक्षण गीत के द्वारा, लक्षण गीत का मतलब आपको पता ही होगा। लक्षण गीत ऐसे आपको गीत का परिचय दे दिया जाता है, गीत के राग का परिचय, सॉरी गीत का नहीं, राग का परिचय आपको दे दिया जाता है गीत के माध्यम से, उसको बोलते हैं लक्षण गीत। ठीक है, देखते हैं कौन सा है। आरोहण में रे धा न लगावत, आरोह में रे धा वर्जित कर दिए, सुर वादी मध्यम को बनावत, वादी स्वर हो गया मध्यम, समय का तीसरा पहर। चलो रेधा वर्जित है, भैरव में रेधा वर्जित नहीं होते, भैरव का तो वादी संवादी ही धारे होता है। आसावरी और जौनपुरी में भी रेधा तो वर्जित नहीं होते, आसावरी में तो गा होता है आपका। ठीक है, आसावरी में गा नहीं वर्जित होता है, और जौनपुरी में भी नहीं होता, भीमपलासी में होते हैं भाई। माँ स्वर भीमपलासी का देखो, भीमपलासी का माँ और सा वादी संवादी है, तो माँ भी वादी बन गया। और आरो में नी सा गा म नी सा जा जा रे। ठीक है, भीमपलासी क्या है आपका राइट आंसर, भीमपलासी क्या है आपका राइट आंसर। चलिए भाई 142 नंबर पे चलते हैं। मसीद खानीगत की विशेषताओं में कौन सा असत्य है, मसीद खानीगत के लिए कौन सा गलत है। ध्रुपद अंग पर आधारित होती है, बिल्कुल ठीक है। मींड तथा गमक युक्त होने से श्रुति मधुरता बढ़ती है, बिल्कुल ठीक है। दिल्ली पश्चिमी बाज भी कहा जाता है, दिल्ली बाज भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। मध्य तथा द्रुत लय नहीं, विलंबित लय में होती है। मसीद खानीगत होती है आपकी बड़े ख्याल की तरह होती है, इसलिए वो विलंबित में होती है। दहली बाज, एक मेरे दहली से एक क्वेश्चन याद आ गया। सबसे छोटी श्रुति जिसको हम सुन सकते हैं, सबसे छोटी साउंड, उसको बोलते हैं श्रुति देहली, श्रुति देहली। और सबसे बड़ी साउंड जिसको हमारे कान सुन सकते हैं, उसको बोलते हैं पीड़ देहली, पीड़ देहली, नाम याद रखना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है षडज ग्राम, गंधार ग्राम, मध्यम ग्राम। अरे सिंपल है यार, इसको क्या एक्सप्लेन करूं, कितने बार बता सकूंगा। 4 3 2 आपको पता ही होगा, 4 3 2 4 4 3 2 षडज ग्राम, 4 3 2 4 3 4 2 मध्यम ग्राम, मध्यम ग्राम। बाकी जो तीसरा बच गया वो गंधार ग्राम, क्योंकि गंधार ग्राम की श्रुतियां फिक्स नहीं होती है, अलग अलग विद्वान ने अलग अलग मानी है। ये फिक्स है, षडज ग्राम की फिक्स है 4 3 2 4 4 3 2, मध्यम ग्राम की फिक्स है 4 3 2 4 3 4 2। ठीक है, मैच कर लेना, मैच द फॉलोइंग कर लेना, आसान क्वेश्चन है ये तो, आसान आसान क्वेश्चन भी डाले। गीत सारे जहां से अच्छा की धुन के रचयिता तथा राग जोगेश्वरी परमेश्वरी, राग करवाए थे जोगेश्वरी परमेश्वरी, किसने करवाए थे, किसने बनाया था। इसके साथ जोगेश्वरी और परमेश्वरी के साथ राग बैरागी भी उन्होंने ही बनाया था, और राग गंगा धवनी भी उन्होंने ही बनाया था, उन्हीं इंसान ने। ये 4 राग बनाए थे फेमस फेमस, सारे जहां से अच्छा की धुन बनाई थी, और वो थे रविशंकर, रविशंकर। क्लियर। देबू चौधरी सितार वादक है, जाकिर हुसैन तबला वादक है, विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने भी एक फेमस सॉन्ग दिया था, और वो था रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, किसने दिया था, इन्होंने दिया था। ठीक है, सारे जहां से अच्छा लिखा किसने था, इकबाल ने लिखा था भाई, याद रखना, इकबाल ने। क्लियर है, इकबाल ने लिखा था। चलिए 145 क्वेश्चन पे, झप ताल के समान मात्रा संख्या कर्नाटकी में किसमें होती है। अरे यार देखो, झप ताल कितनी मात्राएं होती हैं, झप ताल में 10 मात्राएं होती है, झप ताल में होती है 10 मात्राएं। चलो करते हैं भाई। खंड जाति झप ताल, रूपक झप, सॉरी ध्रुव मठ रूपक झप, ध्रुव मठ रूपक झप, ध्रुव की है 10 11, रूपक की है एक पीछे से हटा दिया, ध्रुव मठ रूपक की है, ध्रुव मठ रूपक की है 10, और झप की है ये अणुदुर। तो खंड जाति और झप ताल, खंड जाति मतलब 5 1 2, 5 6 और 2 7, 7 बन गया, ये तो नहीं है, 10 मात्रा नहीं आई। त्रिश जाति मठ ताल, मठ ताल का है ध्रुव मठ, मठ में जाके त्रिश जाति, त्रिश जाति मतलब लघु की मात्रा 3, द्रुत की मात्रा 2, लघु की मात्रा 3, 3 3 6 2 8 8, ये भी 10 के समान नहीं बना, मतलब ये भी गलत हो गया। संकीर्ण जाति रूपक, ध्रुव मठ रूपक, रूपक में है संकीर्ण जाति, संकीर्ण जाति मतलब 9, 9 मात्राएं, तो 9 और 2 द्रुत 2, तो ये होगी 11, 11 मात्राएं भी नहीं बनी।
चौथी चतुर्थ जाति मठ ताल, मठ ताल रूप ध्रुव मठ रूपक चतुर्थ जाति, चतुर्थ जाति मतलब लघु की मात्रा 2, द्रुत की मात्रा सॉरी लघु की मात्रा 4, द्रुत की मात्रा 2, लघु की मात्रा 4, 10, ये ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ठीक है। चतुर्थ जाति मठ ताल में ही 10 मात्राएं होती हैं और ये हिंदुस्तानी संगीत जपताल के बराबर है, क्योंकि इसमें भी 10 मात्राएं होती हैं। पता चल गया साइन क्यों इंपॉर्टेंट है, नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, याद करने रटने ट्रिक बना के क्यों याद किए जाते हैं, ताकि अब इसको कैसे 35 ताल हैं, 35 तालों को कैसे याद करोगे कि जब ताल के समान वो हो इसके समान ही हो। इसीलिए आपको ट्रिक बना के समझाया गया है कि पेपर में बैठ के फटाफट। अब हमने नाम लिखे नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे, सिर्फ साइन लिखे, क्यों, क्योंकि नाम याद है। ध्रुव मठ रूपक जप 381, ध्रुव ने मठ में जाके रूप बदल लिया जब से 381। आपने सिर्फ साइन रखने हैं, यहाँ से जाति उठानी है और इनमें फिक्स कर देनी है, ठीक है। जाति उठानी है, फिक्स कर देनी है, फटाफट आपके आंसर आएंगे। ये तो आपको मैंने समझा रहा हूँ, इसलिए लिखने की जरूरत पड़ रही है। अगर आप पेपर में बैठ के सोल्व करोगे ना, 4-5 बार ऐसी प्रैक्टिस कर ली इनकी, बिना पेपर पेन को उठाए मन मन में सोल्व करके। अच्छा ध्रुव, ध्रुव मठ रूपक जप, जप मतलब चौथे नाम पे चौथे मात्रा है, चौथी मात्रा में 1 अणुदुर्त 0 आएगा, 10 के बीच में अणुदुर्त आएगा, फटाफट जाति रखी और काम खत्म किया, ठीक है। इसीलिए आपको आसान तरीके से समझा रहे हैं भाई, ठीक है, ताकि पेपर में बैठकर अच्छे से कर पाओ। चलिए पहुंच गए हम तो, मौसम भी ठीक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 146, संगीत रत्नाकर में महुवरी और कहला, देखिए दोनों लोकवाद्य थे। महुवरी पुंगी के समान था और कहला आपका सहनाई के समान था। सहनाई जैसा था, ये पुंगी जैसा था। सुशील वाद्यों के अंतर्गत जाएंगे, लोक वाद्य होते थे, संगीत रत्नाकर में इनके लिखित। 147, चिकारी कौन सा सुमेलित नहीं है। चिकारी तारसा से मिलाई जाती है, बिल्कुल। बाज का तार मंदर मध्यम, बिल्कुल। जोड़ी का तार मंदम षडज, पपीहा का तार गलत है भाई, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक। ये पा से मिलाया जाता है, सा से नहीं मिलाया जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीत वैष्णव जन तो तेहे कहिए के रचयिता कौन है। नरसिंह मेहता गुजरात के संत कवि हैं, गुजरात के संत कवि इनको बोला जाता है, संत कवि। चलिए गुजरात के संत कवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149, निम्नलिखित में से किस युगम में किस पेयर में आरोह के स्वर समान है। आरोह के स्वर समान, जौनपुरी आसावरी अभी करके आए थे, नहीं जौनपुरी में आसावरी में गा वर्जित होता है, जौनपुरी में गानी वर्जित होता है। भैरव भैरवी सेम नहीं है, आपके रेगा धानी कोमल होते हैं, इसमें रेदा कोमल होते हैं। बिहाग भीमपलासी नहीं है। देश वृंदावनी सारंग, देश वृंदावनी सारंग हो सकता है, क्योंकि दोनों में ही आपके गा और धा वर्जित होते हैं, ठीक है, दोनों में ही गा और धा वर्जित होते हैं आपके। ऑप्शन नंबर 4 आपका ठीक हो सकता है। तो जौनपुरी में गा वर्जित है, आसावरी में गानी वर्जित होते हैं, सही नहीं है। भैरव में रेधा कोमल होता है, भैरवी में रेगा धानी कोमल होता है, वो भी सही नहीं है। बिहाग में रेधा वर्जित होता है, भीमपलासी में भी रेधा वर्जित होता है, लेकिन बिहाग में गानी शुद्ध लगते हैं, भीमपलासी में गानी कोमल लगते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें भी आरोह में स्वर समान नहीं हुए। और देश और वृंदावनी सारंग दोनों ये ठीक है, क्योंकि दोनों में ही गा और धा वर्जित होते हैं और बाकी स्वर समान होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका 2024 का लेवल 3 का ये पेपर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे पता है मैं वीडियो की वो देखता हूँ, एनालिसिस देखता हूँ। लास्ट क्वेश्चन हुआ, आप लोग भाग लोगे। जुलाई में न्यू बैच स्टार्ट है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। सुपर बैच है, सुपर बैच है। जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, अलग अलग कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो पढ़ाने का तरीका आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। ऐसे ही तरीके से आपको सारा हम थ्योरी करवाते हैं,
ठीक है, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, हो सके तो व्हाट्सएप करके क्वारी आप अपनी क्लियर कर सकते हैं। जुलाई में बैच स्टार्ट है, एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 150 नाट्य शास्त्र में वर्णित तथ्यों में कौन सा कथन सही है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, अगर यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आए हो तो इसका मतलब पूरी वीडियो देखी है। और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट भी करना और लाइक भी करना, ठीक है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए परवेश की नैष्कर्मणी अंतरा, ये क्या है, ये आपके ध्रुवा गीतों के प्रकार है, ध्रुवा गीतों के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, जातियां 18 होती हैं लेकिन वो षडजी मध्यमा इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो ये नहीं। मार्ग तालों में प्रमुख ताल निशंक नहीं, मार्ग ताल 5 मार्ग ताल होती हैं और निशंक जो है वो शारंग देव जी है, और इन्होंने निशंक वीणा का आविष्कार भी किया था और इनको निशंक बोला भी जाता है शारंग देव जी को, तो ये भी गलत है। त्रिशत वर्णाशित अलंकारों का उल्लेख है संगीत पारिजात में किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। भरत ने 33 अलंकारों का वर्णन किया है बस, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। ये आपका ठीक है, संचारी भाव 33 होते हैं, भरत ने टोटल 49 भाव माने हैं, टोटल 49 भाव, जिसमें से स्थाई भाव, संचारी भाव और सात्विक भाव, और सात्विक भाव, सताई भाव 8 है, सात्विक भाव 8 है और संचारी भाव है 33। टोटल आपके भरत ने 49 भाव माने। क्लियर होगी बहुत सारी चीजें क्लियर। चलिए ठीक है, बाकी सारी चीजें आपको बता ही चुके हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट करना, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए थैंक यू। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जिस नए टॉपिक पर, वो आप हमसे बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो ले आएंगे। बैच ज्वाइन करना है तो जुलाई में स्टार्ट हो रहा है। और क्या रह गया, अरे अभी मन में बात थी, क्या रह गई, चलो भाई हाँ, लेवल 3 का कर लिया, नेक्स्ट वीडियो लेवल 2 की आएगी। ऐसे ही लेवल 3 लेवल 2 एचटेट के पेपर हम सोल्व करते रहेंगे। ओके थैंक यू।